टॉक अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे एमसीक्यूज आते हैं अगेन। साथ में हम कुछ छोटे छोटे और टॉपिक्स भी करेंगे ताकि मैक्सिमम चीज़ें हम कवर करें। सीएनएस में कौन से सपोर्टिंग सेल्स हैं? वी हैव दी थ्री वेरी इंपॉर्टेंट and rather confusing when you get into it: the astrocytes, the oligodendrocytes, and the microglia. सपोर्टिंग सेल्स का दूसरा नाम क्या है? ग्लियल सेल्स या फिर न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है, बेसिकली अगर वो आपसे पूछें कि सबसे कॉमन या सबसे न्यूमरस ग्लियल सेल्स कौन से हैं, देन द आंसर इज द एस्ट्रोसाइट्स। लाइक दिस इज एन एक्चुअल पास्ट एमसीक्यू। सबसे कॉमन, सबसे प्रिडोमिनेंट, सबसे ज़्यादा, हर जगह नज़र आएंगे। इमेजिन यूर लाइक अ स्मॉल, आई डोंट नो, sodium molecule, just coursing through the brain, and everywhere you're seeing astrocytes, 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 because they make up a significant portion of the glial cells. अच्छा, एस्ट्रोसाइट्स की जहाँ तक recognition की बात है ना, as far as immunofluorescence and immunohistochemistry is concerned, these cells are GFAP positive. And this is important when we encounter a tumorous mass और हम देखना चाहते हैं कि उसका cell of origin क्या है। ठीक है, फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेन करता है द ब्लड ब्रेन बैरियर। ऑब्वियसली जो चीज़ ज़्यादा है वही ब्लड ब्रेन बैरियर को मेंटेन करेगी ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पाए चाहिए। सो वी हैव अ लॉट ऑफ एस्ट्रोसाइट्स। इट ऑल्सो फॉर्म समथिंग नोन एज दी ट्राइपार्टाइट साइनैप्स, बिकॉज साइनैप्स में सिर्फ न्यूरॉन्स होने चाहिए, बट द एस्ट्रोसाइट इज हैविंग अ फंक्शन देयर, एंड विल टॉक अबाउट दैट लेटर। याद आप कैसे करेंगे? ट्राइपार्टाइट साइनैप्स में तीन चीज़ें हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर में भी तीन भी हैं। इसके अलावा पोटेशियम की बफरिंग, मेंटेनिंग द पोटेशियम लेवल, द अपटेक ऑफ ग्लूटामेट विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस में भी रोल है। जब एक इंजरी होती है ना टू द ब्रेन, अनफॉर्चुनेटली ब्रेन में देयर इज नो कैपेबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, नर्व सेल्स सिंपली कैन नॉट रीजनरेट, और उन्हीं की रीजनरेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि उन्हीं की तबाही की वजह से मसाइल आते हैं और फंक्शनल लॉसेज होते हैं। तो जब ब्रेन डैमेज हो जाता है तो उस एरिया में स्कारिंग होती है, फॉर्मेशन होती है स्कार टिश्यू की, विच इज़ नेसेसरी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने के लिए, बट विच इज़ ऑफन टाइम्स द रीज़न फॉर फर्दर पैथोलॉजी, जैसे कि स्कार टिश्यू कैन लीड टू फिट्स, फोकस ऑफ फिट डेवलपमेंट, फिट जनरेशन। तो ये जो एस्ट्रोसाइट्स है ना, वो साइट ऑफ इंजरी पर स्कार बनाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे प्रिडोमिनेंट एस्ट्रोसाइट्स हैं, हर जगह देखोगे एस्ट्रोसाइट्स हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर है, जहाँ जहाँ ब्लड वेसल्स हैं इन द ब्रेन देयर इज़ अ बैरियर जो कि प्रिवेंट करे डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड लीकेज एंड एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड। तो जाहिर सी बात है, जो सबसे प्रिडोमिनेंट सपोर्टिंग सेल है उसी ने बनाना है। ठीक है, तीन बी से याद रखना है कि ट्राई साइनैप्स। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर अपटेक बैलेंस में रोल है, ग्लियल स्कार बनाता है, क्योंकि एक्चुअल जो न्यूरॉन सेल्स हैं जो कि डैमेज हो रहे हैं, जो कि फंक्शनल हैं, वो तो जब डैमेज हो जाएंगे वो फिर से नहीं बन सकते। ना ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज वी नो कि जब भी डैमेज होता है तो माइक्रोग्लियल सेल्स, बिकॉज दे आर बेसिकली द मैक्रोफेजेस ऑफ द सीएनएस, वो आते हैं टू द एरिया वेयर द डैमेज इज टू गेट रिड ऑफ द डेब्री। सो इट्स लॉजिकल कंक्लूजन कि वी माइट थिंक कि वो स्कार फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट दे आर नॉट। माइक्रोग्लिया आकर सारी डेब्री को क्लियर आउट करते हैं, और जब डेड न्यूरॉन साइड पर हो जाता है तो जो वहाँ स्कार फॉर्मेशन होती है ना, वो एस्ट्रोसाइट्स कर रहे हैं। ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स की एम्ब्रियोलॉजी थोड़ी पता होनी चाहिए। दे आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म बिकॉज दे आर नॉट माइक्रोग्लिया, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूरो एक्टोडर्म, quite like the neurons. Gliosis, or the formation of a glial scar, is the hallmark of CNS injury. एस्ट्रोसाइट के ट्यूमर्स भी होते हैं बिनाइन। टाइप 1 एस्ट्रोसाइटोमा इज बिनाइन, चिल्ड्रन में कॉमन है। टाइप 4 एस्ट्रोसाइटोमा, टाइप 4 जिसको हम ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म कहते हैं, इट्स मैलिग्नेंट एंड इट्स द मोस्ट कॉमन सीएनएस ट्यूमर। ठीक है, फिर देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एलेक्जेंडर डिजीज़, जिसमें जो जीफैप प्रोटीन है वो म्यूटेटेड होती है। ठीक है, दैट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट देख ले एक नज़र। नेक्स्ट जो सपोर्टिंग सेल्स है ना, देर बेसिकली दी oligodendrocytes.
and they're basically the CNS counterpart of the Schwann cells. They're supposed to be there to myelinate the CNS. पेरिफेरी में होता है कि एक Schwann cell potentially multiple neurons को myelinate करता है, but the CNS is more serious business. Only 1-to-1 होता है. Sorry, I made a mistake. पेरिफेरी में ये होता है कि one Schwann cell, one neuron. लेकिन CNS में we have to multitask. So we have one, and we have a lot more neurons in the CNS. We have an abundance of neurons here, there, everywhere. बहुत सारे नर्व फाइबर्स होते हैं. वाइट मैटर है ही नर्व फाइबर्स. तो उन तमाम को माइलिनेट करने के लिए हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स कम रह जाते हैं, बिकॉज एस्ट्रोसाइट्स ज़्यादा हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कम है, देयरफॉर. तो एक ओलिगोडेंड्रोसाइट पोटेंशियली बहुत सारे एक्सॉन्स को माइलिनेट कर रहा है. सो द रेशियो कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 1-30 to 1-50. जाहिर सी बात है वाइट मैटर में लोकेटेड है, जहाँ पर उनका एक्चुअल काम है माइलिनेशन का. फ्राइड एग अपेयरेंस होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की अंडर हिस्टोलॉजी, which is the reason कि if there is a tumor of the oligodendrocytes known as an oligodendroglioma, तो उसकी भी फ्राइड एग हिस्टोलॉजी होती है. फ्राइड एग अपेयरेंस हमने कहीं और भी इनकाउंटर की थी. We also encountered it when we were talking about the seminomatous tumors of the testes. ठीक है, अब ये देख लें, ये ट्रैप MCQs हैं. मल्टीपल स्क्लेरोसिस और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको हम डीमाइलिनेटिंग कंडीशंस कहते हैं. ठीक है, PML, JC वायरस, डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, इसलिए डीमाइलिनेशन होती है. ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं माइलिनेशन के. माइक्रोग्लिया are the macrophages of the central nervous system, mesodermal origin, just like the macrophages. They make up 10-15% of glial cells. इनका रोल है immune surveillance as expected and phagocytosis. ठीक है, amoeboid transformation होती है which serves the role of phagocytosis. They are not GFAP positive, nor are they derived from the neuroectoderm. They are involved. न्यूरोइन्फ्लेमेशन होती है ना बहुत सारी कंडीशंस में. अल्जाइमर्स में भी इन्फ्लेमेशन का रोल है. So obviously microglia are going to be there. They are the macrophages, they are the inflammatory cells. Parkinsonism, even though it's a neurodegenerative condition, there is still some role of inflammation. ठीक है, HIV डिमेंशिया होता है, उसमें भी मल्टीन्यूक्लियर जाइंट सेल्स होते हैं जो कि माइक्रोग्लियल इन ओरिजिन होते हैं. न्यूरोपैथिक पेन होता है जिसमें माइक्रोग्लियल सेंसिटाइजेशन का रोल है. ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कोई भी चीज़ आ सकती है पेपर्स में, एक बार देखने से कुछ नहीं होता. डिटेल में देखते हैं. दे आर द मोस्ट न्यूमरस ग्लियल सेल्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, एंड दे आर प्रीटी मच एवरीवेयर. दे आर गोइंग टू बी फाउंड वेयर द न्यूरॉन्स आर. ठीक है, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग साइनाप्सेस विद द न्यूरॉन्स. दे आर गोइंग टू बी फाउंड where the blood is because they're maintaining the blood-brain barrier. They provide structural support. They are the scaffolding of the kingdom. They maintain the blood-brain barrier. Blood-brain barrier भी हम cover करेंगे, उससे भी बहुत सारे MCQs आते हैं. जो blood-brain barrier है ना, tightest junctions हैं of the body. ठीक है, जो सेल के बाहर पोटेशियम है उसके लेवल्स को रेगुलेट करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर लेवल को भी रेगुलेट करते हैं. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट MCQ. ठीक है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी देते हैं, मेटाबॉलिक सपोर्ट भी देते हैं. साइनाप्टोजेनेसिस, नए साइनाप्सेस की फॉर्मेशन में भी रोल है, न्यूरॉन्स की माइग्रेशन में भी रोल है. ठीक है, एंड वी नो कि दे आर इंटरैक्टिंग विद द ब्लड वेसल्स, सो दे फॉर्म स्ट्रक्चर्स नोन एज एस्ट्रोसिटिक एंड फीट. ठीक है, ट्राइपार्टाइट साइनाप्स याद रखना है, मार्कर याद करने हैं. याद रखना है कि ग्लियोसिस में हाइपरट्रोफी होती है, प्रोलिफरेशन होती है एस्ट्रोसाइट्स की इन द एरिया ऑफ द इंजरी. स्कार टिश्यू बन जाता है. आगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, वेरी वाइटल हैं. ज़्यादातर आपको ना मोस्टली आपको ना वाइट मैटर में मिलते हैं. 30 से लेकर 50 एक्सॉन्स को माइलिनेट कर सकते हैं. ऑब्वियसली दे आर वेरी मच एसेंशियल फॉर सैल्टेटरी कंडक्शन इन द CNS, एंड बिकॉज ऑफ देयर हैवी वर्कलोड दे आर वेरी मेटाबॉलिकली एक्टिव. मल्टीपल स्क्लेरोसिस, PML, ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज. माइक्रोग्लिया मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, ग्रे मैटर में भी हैं, वाइट मैटर में भी हैं. दे आर द रेजिडेंट मैक्रोफेजेस ऑफ द CNS, जो घर नहीं जाते हैं, सिर्फ उधर ही रहते हैं. इम्यून सर्वेलेंस, यू नो काइंड ऑफ लाइक यू व्हेन यू बिकम अ PGT. इम्यून सर्वेलेंस, स्पाइस ऑफ द किंगडम. ठीक है, फेगोसाइटोसिस, साइटोकाइन रिलीज, इन्फ्लेमेशन में भी रोल है, इन्फ्लेमेटरी न्यूरल डिजीजेस में. ठीक है, एंड अगर ओवर एक्टिवेट हो जाए तो तब इम्प्लिकेटेड होते हैं.
आगे हम न्यूरोनल इंजरी करेंगे, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे 2 सब टाइप्स होती हैं एस्ट्रोसाइट्स की, उनको पहले डिस्कस करेंगे, उनसे भी एमसीक्यूज आए हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर उन्होंने बेसिकली देखें, अगेन मोटा मोटा नाम देख लें, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, जो एसेंशियल बातें हैं वो नज़र आ रही हैं। एस्ट्रोसाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड ब्रेन बैरियर मेंटेनेंस, पोटेशियम बफरिंग, ठीक है, एंड स्कार फॉर्मेशन, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिनेशन के लिए। आगे एपेंडिमल सेल्स भी हैं, टेक्निकली ये भी सपोर्टिंग सेल्स हैं, सीएसएफ को सिक्रीट करते हैं। दे डू हैव सीलिया एंड दे आर व्हाट फॉर्म द कोरोइड प्लेक्सस। शॉन सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक और सपोर्टिंग सेल है द सैटेलाइट सेल, जो कि स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं और न्यूट्रिशन भी। अब ये जो 2 टाइप्स हैं ना एस्ट्रोसाइट्स की, पता होनी चाहिए, इनसे एमसीक्यूज आ चुके हैं। प्रोटोप्लाज्मिक एंड फाइब्रस, नाम से पता चल रहा है, फाइब्रस फाइबर्स, दे विल बी इन द वाइट मैटर, प्रोटोप्लाज्मिक विल बी इन द ग्रे मैटर, यू नो, बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा कंपैरिजन है, क्योंकि फाइब्रस हैं तो उनकी लंबे लंबे स्लेंडर किस्म के प्रोसेसेस हैं, ब्रांचिंग कम है, जबकि प्रोटोप्लाज्मिक में ऑपोजिट है, शॉर्ट हैं और वेरी हाईली ब्रांच्ड हैं, फंक्शन डिफरेंट है। जो चीज़ वाइट मैटर में उसने प्राइमरीली सपोर्ट वहाँ देनी है एंड पोटेंशली ग्लियोसिस में पार्टेक करना है। जो ग्रे मैटर में सेल बॉडीज़ होती हैं, तो वहाँ पर क्या है, सेल बॉडीज़ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर मेंटेन कर रहे हैं, साइनेप्टिक सपोर्ट वो जो ट्राई साइनेप्स होते हैं वो बना रहे हैं, और न्यूट्रिएंट सपोर्ट सेल बॉडी को ही देंगे ना। ठीक है, एंड दे आर स्टार शेप्ड बिकॉज दे हैव स्मॉलर साइज ऑफ द प्रोसेसेस, बट दे टेंड टू बी मोर ब्रांच्ड। अब ये देख लें फंक्शंस। स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, दे हैव अ रोल इन potassium buffering. They are important for repair and scar formation, and they regulate the neurotransmitters. Glutamate primary excitatory neurotransmitter है ना। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें मैं बता चुकी हूँ, अभी बेसिकली रिव्यू ही है। ग्लियोसिस को डिफाइन किया हुआ है, एस्ट्रोसाइट्स हाइपरट्रॉफी कर जाते हैं, नॉट हाइपरप्लेसिया आफ्टर इंजरी। हाइपरप्लेसिया ये भी नहीं अंडरगो करे। एस्ट्रोसाइटोमा ट्यूमर है, अलेक्जेंडर डिजीज़ भी हैज़ टू डू विद एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, अब एम्ब्रियोनिक ओरिजिन डिनोट किया हुआ है, बाकी दोनों न्यूरोएक्टोडर्म से बन रहे हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द ब्रेन। माइक्रोग्लिया का ओरिजिन मेसोडर्म से है। ये कुछ रिकॉल्स हैं और कुछ न्यू हैं, देख लें, इसमें इतनी कोई इंटरेस्टिंग नहीं है। ये देख लें, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स आर फाउंड प्रेडोमिनेंटली इन द ग्रे मैटर। कौन सा सेल पोटेशियम लेवल्स को रेगुलेट कर रहा है, एस्ट्रोसाइट्स। कौन सा न्यूरोएक्टोडर्मल ओरिजिन का नहीं है, द माइक्रोग्लिया। कौन सा एक्सेसिव ग्लूटामेट को हैंडल कर रहे हैं, अगेन द एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, और कोरोइड प्लेक्सस में कौन से सेल्स हैं, एपेंडिमल सेल्स हैं। ठीक है, और मार्कर क्या होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट का, द आंसर इज द माइलिन बेसिक प्रोटीन। माइलिन से याद रखना है, बाकी आपको भूल भी जाएगा तो ये लाइक माइलिन है तो मस्ट बी ओलिगोडेंड्रोसाइट रिलेटेड। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब 1-2 चीज़ें रहती हैं which do not have to do with this topic, but मैं इसके साथ कंबाइन कर रही हूँ ताकि चीज़ें कवर हों। एक तो ये पास्ट एमसीक्यू, इट्स अ बिट यू नो फॉर समथिंग जो कि आपने याद करना होता है, इसलिए मैं इसके साथ कंबाइन कर रही हूँ। ब्लड फ्लो रेगुलेशन होती है ना, इसकी वैल्यूज़ रीनल की भी आपने याद की थी, दैट इफ़ द मीन आर्टीरियल प्रेशर इज़ बिटवीन 80 and 200, दैट वाज फॉर रीनल। द ब्लड फ्लो टू द किडनी इज़ मेंटेन्ड। 80 से कम होगा तो फिर ऑटो रेगुलेशन फेल करने लगेगी, 200 से ज़्यादा होगा ऑटो रेगुलेशन फेल करने लगेगी। अब 80 to 200 को हमने उसके लिए किडनी के लिए याद रखना है, और साथ ही हमने सीरिब्रम के ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेशन की वैल्यूज़ याद रखनी है, 50 और 150। 150 से ज़्यादा होगा तो ऑटो रेगुलेशन फेल करने लगेगी, 50 से कम होगा मीन आर्टीरियल प्रेशर बॉडी का, ब्लड का, सिस्टमिक सर्कुलेशन का, तो तब ऑटो रेगुलेशन फेल करने लगेगी। इस रेंज में जो सीरिब्रम की ब्लड फ्लो का रेट है ना, वो हम मेंटेन कर ही लेते हैं, नो मैटर द कंडीशन इन दी सिस्टमिक सर्कुलेशन, नो मैटर द हाइपोवोलेमिया, द शॉक या जो भी सीन चल रहा है। तो ये आपने याद रखना है। बहुत सारी रट्टे लगाने वाली बातें। हमने CSF की डेंसिटीज़ याद की। डेंसिटी वॉज 1.0005 यानी 30। ग्रेविटी वॉज 1.005 यानी 20। ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन कम हो गई याद करने के लिए। फिर हमने CSF के प्रेशर याद किए। ओपनिंग प्रेशर 60
हाँ 60 to 150 आई थिंक, आई एम ऑलरेडी फॉरगेटिंग, 60 to 150 millimeters of water, 6 to 15 millimeters of mercury, 10 to 20 centimeters of water. ये CSF प्रेशर था. CSF वॉल्यूम प्रोडक्शन रेट 20 ml per hour, 150, 20 ml per hour and 500 ml in a day. इसी तरह आपने ये ऑटो रेगुलेशन वाला भी याद कर लेना है कि 50 और 150 मीन आर्टीरियल प्रेशर के बीच में द ब्रेन कैन ऑटो रेगुलेट इट्स ब्लड सप्लाई. अब इससे भी MCQs आते हैं विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट ऑफ ऑक्सीजन. हर मिनट में 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं. फॉर 100 ग्राम ऑफ ब्रेन टिश्यू द ऑक्सीजन इज़ यूज्ड अप एट अ रेट ऑफ 3 to 3.5. यानी 100 ग्राम, मिलीग्राम नहीं ग्राम, कुछ लोगों का तो ब्रेन होता है इतना है, 100 ग्राम जो ब्रेन टिश्यू है ना पर मिनट 3 से लेकर 3.5 ml, वो ग्राम में था ये ml में है, 3 से लेकर 3.5 ml ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहा है. पूरा ब्रेन कितना होता है 1400 ग्राम विच इज़ बेसिकली क्लोज नहीं बल्कि है ही 1.4 kg. तो जो पूरा ब्रेन है वो कितना इस्तेमाल कर रहा है, आपने इसको बेसिकली मल्टीप्लाई करना है ना, 14 से मल्टीप्लाई करना है. सो दैट्स बेसिकली 45 to 50 ml ऑक्सीजन पर मिनट. अब हमने ग्राम वाला सीन निकाल दिया है. 3 to 3.5 ml ऑक्सीजन, ठीक है, 3 to 3.5 ml ऑक्सीजन पर kg पर मिनट, 45 to 50 ml ऑक्सीजन पर मिनट, क्योंकि हमने पूरी ब्रेन के लिए अप्रॉक्सीमेट वेट 1400 ग्राम है, 1.4 kg. सो जो टोटल ऑक्सीजन कंजम्पशन है ना उसमें से 20% तो ब्रेन ही इस्तेमाल कर रहा है. इसीलिए व्हेन यू फील पैनिक्ड, यू आर नॉट ब्रीदिंग प्रॉपर्ली, तो आप यू स्टार्ट टू फील लाइट हेडेड बिकॉज ऑक्सीजन कम जा रही है ब्रेन की एंड इट्स नॉट एबल टू डू इट्स जॉब. 20% of the oxygen that is being taken up is being used in the brain. The rate of use is 3 to 3.5 ml per gram per 100 gram per minute or 45 to 50 ml per minute for a person of average brain. ठीक है. CMRO2 is cerebral metabolic rate of oxygen. Depends on neuronal activity. Neuronal activity बढ़ जाएगी तो ये rate of ऑक्सीजन कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा. इट माइट बिकम मोर देन 20% ऑफ टोटल कंजम्पशन. एब्सोल्यूट रेट भी बढ़ सकता है, प्रोपोर्शन भी बढ़ सकता है, यू नो, शर्त ये है कि ब्रेन एक्टिविटी बढ़े, जो कि आप बढ़ने देंगे नहीं. आगे है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म. ग्लूकोज है तभी एनर्जी जनरेट होगी, ग्लूकोज नहीं है तो विद द एक्सेप्शन ऑफ द कीटोन बॉडीज देयर इज़ नो अनदर एनर्जी रिजर्व दैट द ब्रेन कैन यूज़. ठीक है. सो न्यूरोनल एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज भी, ग्लूकोज वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं. और टेम्परेचर, अब ये इंपॉर्टेंट है. फॉर ईच 1 डिग्री सेल्सियस फॉल इन टेम्परेचर, जैसे कि हाइपोथर्मिया है, तो जो ब्रेन का मेटाबॉलिक रेट है ना वो ड्रॉप करता है बाय 6 to 7%. नाउ दिस इज़ इंपॉर्टेंट. जैसे बच्चे होते हैं ना, न्यूनेट्स होते हैं एंड दे हैव हाइपॉक्सिक इंजरी एंड हाइपॉक्सिक इंजरी प्रोग्रेस कर रही होती है, तो वन ऑफ द ओनली थिंग्स विच कैन एमेलियोरेट द हाइपॉक्सिक इंजरी इज इफ़ यू कीप द न्यूनेट under selective hypothermia for some time within a certain time interval of birth. तो selectively ब्रेन का टेम्परेचर कम रखते हैं ना तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होती है ब्रेन की. सो उससे जो हाइपॉक्सिक डैमेज होता है वो कम होता है. सो दिस इज़ परहैप्स द ओनली वे कि आप रिड्यूस कर सकते हैं द इम्पैक्ट ऑफ हाइपॉक्सिया ऑन परमानेंट न्यूरल डेवलपमेंट ऑफ द न्यूनेट हु हैड ए हाइपॉक्सिक इंसल्ट ईदर पेरीनेटली या जो भी. For 1 degree Celsius fall in the temperature, the cerebral metabolic rate of oxygen consumption and metabolism in general falls by 6 to 7%. ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पास्ट MCQs हैं. ठीक है. ज़्यादातर एनेस्थेटिक्स रिड्यूस करते हैं इस वैल्यू को विद द एक्सेप्शन ऑफ केटामीन जो कि बढ़ाता है, विच इज़ वाई केटामीन वाले हेलुसिनेट करते हैं, सॉरी. ठीक है. सो ये हमने कर लिए. अब ये एक टॉपिक रहता है, फिर हम विल बी डन विद दिस. ग्रे रेमाई कम्युनिकेंटे होते हैं, वाइट होते हैं. ग्रे आर प्री गैंग्लियोनिक, जो नर्व्स, मोटी मोटी नर्व्स निकल रही होती है ना स्पाइन से, दे डू रिसीव सिंपैथेटिक फाइबर्स. जो फाइबर्स उसमें एंटर हो रहे होते हैं वो वाइट रेमाई होते हैं, दे प्री गैंग्लियोनिक. ठीक है. जो बाहर आ रहे होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं. ठीक है. बेसिकली जो स्पाइनल नर्व्स निकलती है ना, दे डू कैरी सिंपैथेटिक फाइबर्स, और रास्ते में स्पाइनल नर्व के
पास से कोई गैंग्लिया आता है, तो वो जो स्पाइनल नर्व है अपना सिंपैथेटिक फाइबर्स निकाल देती है कि तुम पहले ना गैंग्लिया में चले जाओ। तो जो फाइबर्स गैंग्लिया की तरफ जा रहे होते हैं वो प्री गैंग्लियोनिक होते हैं, उन्होंने अभी साइनैप्स नहीं बनाया होता, वाइट होते हैं। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट MCQ। जो प्री गैंग्लियोनिक होते हैं ना वो वाइट होते हैं। फिर जब वो साइनैप्स बनाते हैं वो नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं, हम कह सकते हैं, जस्ट टू रिमेंबर, बाय द कंपनी दे बिकम ग्रे। वैसे तो ऑपोजिट हुआ था ना, गैंडल्फ बिकेम यू नो गैंडल्फ द ग्रे बिकेम गैंडल्फ द वाइट, लेकिन अब वाइट के बाद ग्रे हो रहा है। ठीक है, तो जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स निकल रहे होते हैं ना टू री एंटर द स्पाइनल नर्व, ताकि वो एक्चुअली सप्लाई कर सकें ऑर्गन्स को, तो वो ग्रे होते हैं। अब फ़र्क ये भी है कि वीनो की जो प्री गैंग्लियोनिक है वो माइलिनेटेड होते हैं और माइलिन भी वाइट है, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है वो अनमाइलिनेटेड होते हैं। ये वाइट रेमाई देयरफॉर टाइप बी हुए ना फाइबर्स, और ग्रे हुए टाइप सी फाइबर्स, जो कि हमने टाइप ऑफ फाइबर्स में पढ़ा है इन जनरल फाइबर क्लासिफिकेशन। ठीक है, वाइट एंड ग्रे। अच्छा, जो ग्रे रेमाई है ना दे आर प्रेजेंट एट ऑल लेवल्स, ठीक है, लेकिन जो वाइट रेमाई है ना वो सिर्फ कुछ लेवल्स पर प्रेजेंट है, बिकॉज समथिंग दैट इज़ वाइट इज़, इसको ऐसे याद करने का खास तरीका नहीं है। हम कह सकते हैं, नहीं ये भी सही नहीं लग रहा। अच्छा, T1 to L2, बस इस तरह याद कर लेते हैं। T1, T12, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12 एंड L1। इन लेवल्स पर वी डू हैव द वाइट रेमाई, लेकिन जो ग्रे रेमाई है ना वो तमाम लेवल्स पर है। ठीक है, यानी जिस लेवल का गैंग्लिया अपने स्पाइनल लेवल्स नर्व से नहीं भी रिसीव करा, वो फिर भी किसी और को कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, इसलिए जो पहला है ना वो कम है, जो दूसरा है वो ज़्यादा है। जो ग्रे लोग होते हैं ना, ग्रे नाइदर परफेक्ट नॉर नाइदर टू गुड नॉर टू बैड, वो हर लेवल पर होते हैं। जो लोग ट्रूली ब्लैक एंड वाइट होते हैं वो कम होते हैं कंपैरेटिवली, वो लिमिटेड होते हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड। ठीक है, सो T1 से लेकर L2, अब दिस इज़ एन MCQ। ठीक है, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, 11, 12, L1 एंड L2। इन लेवल्स पर ग्रे रेमा है, सॉरी इन लेवल्स पर वाइट रेमा है, और तमाम लेवल्स पर, तमाम स्पाइनल लेवल्स पर ग्रे रेमा है तो है ही। ठीक है, आई थिंक याद हो गया। देयर इज सिंपैथेटिक डिनर्वेशन, अगर ग्रे रेमा समहाउ डैमेज हो जाए तो स्किन की फॉर एग्जांपल जब सप्लाई नहीं रहती तो एनहाइड्रोसिस होता है। हॉर्नर्व्स में भी सिंपैथेटिक पाथवे की ही डिस्ट्रप्शन है।